नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी शिक्षा पर आधारित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम समावेशी शिक्षा का भाग 2 लेकर आए हैं। एक भाग हम समावेशी शिक्षा पर प्रस्तुत कर चुके हैं, दूसरा भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भाग हम प्रस्तुत करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे मनोयोग से लग जाएं। चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के पहले आने वाला है, तो हम पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी में लग जाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि 80 वीडियोज हमने जो अपलोड किया था, उसमें लगभग जो प्रश्न पूछे गए थे 80% से ऊपर प्रश्न पूछे गए थे। तो हम एक उसी अपने तैयारी की ही कड़ी में अगला जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसको भी हम पूरे तन्मयता के साथ देखें। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री। माने जितने प्रकार के अधिगमकर्ता हैं, जितने प्रकार के लर्नर हैं, जितने प्रकार से हमारा तात्पर्य कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव क्लासेस है, उसमें पिछड़ा बालक, गिफ्टेड यानी प्रतिभाशील बालक, प्रतिभावान बालक, दिव्यांग बालक, माने सारे तरह के बालक उसमें शामिल हैं सामान्य बच्चों के साथ। तो सामान्य बच्चों के साथ हर प्रकार के बालक शामिल हैं। तो हर प्रकार के यानी कुल मिलाकर के कई प्रकार के उसमें लर्नर हैं और हर लर्नर के लिए अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो ऐसी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था यूडीएल का, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का। हिंदी में कहते हैं अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो अगर ऐसा प्रश्न आए कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों की व्यवस्था से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग अथवा यूडीएल। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले, देखिए समावेशी शिक्षा में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के भी बच्चे शामिल होते हैं। एससी के बच्चे शामिल होते हैं, एसटी के बच्चे शामिल, जितने प्रकार के बच्चे हैं सभी शामिल होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे के साथ एक शिक्षक को समावेशी कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे जो आ रहे हैं उनके साथ बच्चे के सांस्कृतिक यानी कल्चरल एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देना और उसका उपयोग करना। एक शिक्षक को ये चाहिए कि अगर बच्चा जिस भाषा को जानता है उसी भाषा को शिक्षक को यूज करना चाहिए बच्चे को समझाने के लिए। कहीं कहीं शिक्षक, खासकर प्राइमरी एजुकेशन में, शिक्षक क्या करते हैं कि अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यानी हिंदी की मानक भाषा का यूज करते हैं। ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। बच्चे जिस तरह के हैं, जिस भाषा को जानने वाले हैं, उस भाषा का प्रयोग करके उनको समझाने की आवश्यकता होती है। तो यानी बच्चे के सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देना और उसका कक्षा में उपयोग करना। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक समावेशी विद्यालय में, समावेशी विद्यालय समझ रहे हैं आप, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, ऐसा विद्यालय जिसमें सामान्य बच्चों के साथ हर प्रकार के बच्चे रहें, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले बालक। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो एक समावेशी विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं की
परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों या सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य है लर्निंग आउटकम्स। अब आज देखते होंगे कि एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स क्या है? अब लर्निंग आउटकम्स पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो लर्निंग आउटकम का तात्पर्य होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, एक चैप्टर में, कोई भी चैप्टर है, एक चीज़ माने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लगभग 80-90% चीज़ ऐसी होती हैं कि जिसको हर बच्चा समझ सकता है। और जिस चीज़ को हर बच्चा समझ सकता है उतनी चीज़ें पढ़ाने के बाद आनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 10-20% ऐसी होती हैं कि जिसको बहुत सारे बच्चों के समझ के बाहर की चीज़ है, लेकिन 80% चीज़ें ऐसी होती है हर बच्चा समझ सकता है। उसी को लर्निंग आउटकम्स एनसीईआरटी ने कहा है। तो लर्निंग आउटकम्स आना चाहिए पढ़ाने के बाद। तो एक समावेशी विद्यालय में एक शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों का सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो अब है अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे के लिए किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलित करेंगे? किस प्रकार का अनुदेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सूचना। जब शिक्षक पढ़ाता है तो जो भी बोलता है बच्चे के लिए एक सूचना होती है वो। तो किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन वो अनुकूलित करेंगे, अनुदेशन अनुकूलित करेंगे, किस प्रकार की सूचना देंगे? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का प्रयोग करना। देखिए दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए कैसे कम्युनिकेशन स्थापित होगा? तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए शिक्षक को। तो शिक्षक की भाषा यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है छूकर महसूस कर ले बच्चा जिन चीज़ों को, वो लिपि वाली चीज़ें उनको पढ़ने के लिए उनको देना चाहिए। उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। और ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो पहले हमने ये भी बताया है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार जो किया था वो लुई ब्रेल ने किया था। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों से तात्पर्य क्या है? वंचित वर्ग क्या है? बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि वंचित वर्ग है क्या। तो वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों से तात्पर्य है जिन्हें दूसरों से कम सुविधाएं उपलब्ध हों। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें दूसरों से कम सुविधाएं उपलब्ध हों वो बच्चे वंचित वर्ग के बच्चे कहलाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में हमें, और आगे खाली स्थान है। तो समावेशी शिक्षा में अब खाली स्थान है, आपका विकल्प किस प्रकार के हैं? तो देखिएगा, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। जिस प्रकार का बच्चा है उस प्रकार की व्यवस्था करना है। शिक्षक को इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए आजकल पूरे देश में, पूरे विश्व में इंक्लूसिव एजुकेशन का बोलबाला है। कहीं भी सामान्य कक्षाएं नहीं रह गई हैं। आज हर जगह इंक्लूसिव क्लासेस हैं, समावेशन हो चुका है। तो समावेशी शिक्षा में व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। बच्चे की नीड के अनुसार शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना है। अब हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए?
विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे के अनुरूप शिक्षण, बच्चे के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था, ये है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जैसे हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो उसका हर बच्चे का हमें ख्याल रखना है। आगे हम चलते हैं, दिव्यांगों की शिक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कौन सा मंत्रालय है जो दिव्यांगों की शिक्षा को देखता है? दिव्यांगों की शिक्षा, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो है दिव्यांगों की शिक्षा को देखता है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये दिव्यांगों की शिक्षा को देखता है। अब अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 2016, सर यहाँ पर RPWD एक्ट होगा, PWD नहीं बल्कि RPWD एक्ट 2016 स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है? PWD एक्ट 1995 का। देखिए PWD एक्ट है, RPWD एक्ट 2016 में आया था और इसके पहले था 1995 में PWD एक्ट। तो PWD एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगता थी और RPWD एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगता है। तो जो 1995 वाला जो था वो PWD एक्ट, वो उसके स्थान पर 2016 का RPWD एक्ट आ गया है। अगला है, कुछ फुल फॉर्म कुछ चीज़ों का है, IEDC। तो IEDC का पूरा रूप है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अगला है ICDS। ICDS का तात्पर्य है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला है IEDSS। IEDSS ये 2009 में आया था। ये क्या है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। ये 2009 में ये आया है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। और NEPPD क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। तो ये 2006 में ये आया है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ये 2006 में आई है ये पॉलिसी। तो अब और आगे हम चलते हैं, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य, स्नेह, विकलांगता का ज्ञान, विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल। ये चीज़ें समावेशी शिक्षा में शिक्षक को ये चीज़ें जानना चाहिए। शिक्षक संवेदनशील हो बच्चों के प्रति, धैर्य, बहुत बड़ा पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि स्लो लर्नर जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, कुछ शिक्षक बड़े तेज़ी से खिसिया उठते हैं, तो उसमें हमें पेशेंस की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, विकलांगता का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण कौशल के बारे में भी हमने पहले बताया था। 14 प्रकार का शिक्षण कौशल एलन रायन ने बताया था और 20 प्रकार का कौशल BK पासी ने बताया था और 26 प्रकार का कौशल KP पांडे ने बताया था। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अलग अलग सोच
अलग अलग सोच मीन्स अपसारी सोच। अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले पैटर्न किन बच्चों की पहचान करते हैं? तो ये सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। अगर अपसारी चीज़ लिखा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर बात चल रही है, तो आंख बंद करके क्रिएटिविटी को आपको करना है, सृजनात्मकता को महत्व देना है। और जहां अभिसारी लिखा है वहां बुद्धि को महत्व देना है। आगे अब हम चलते हैं। क्या समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को बढ़ाती है? तो बिल्कुल हाँ। समावेशी शिक्षा यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये समावेशी शिक्षा एकता में अनेकता में एकता। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, क्या समावेशी कक्षा में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखते हैं? तो बिल्कुल हाँ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षक को ये बिल्कुल दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि बच्चे अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखते हैं। और उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं, वो अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार ही सीखते हैं। तो इस चीज़ की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। पुनः हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से हमारे जुड़े रहें, हमारे सारे वीडियोज़ को देखें। निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। और इतनी लगन से देखने के लिए जिन्होंने देखा है हमारे पूरे वीडियोज़ को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।